नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का धीरज पांडे मैथमेटिक्स के इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, वैद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय, जिसके 2 लेक्चर अभी तक YouTube पर अपलोड हैं। आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम से रिलेटेड ये तीसरा वीडियो है। अभी तक हम लोगों ने 2 वीडियो में क्षेत्रफल सदिश क्या है, समतल कोण क्या है, घन कोण क्या है और गॉस का प्रमेय क्या है और गॉस के प्रमेय का विस्तार रूप क्या है, इन 5 टॉपिक पर मैंने डिस्कस किया है। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गॉस के नियम का निगमन कैसे करते हैं या गॉस के प्रमेय का निगमन कैसे करते हैं, इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले गॉस का प्रमेय क्या होता है, तो आप सब जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। इसका निगमन कैसे करेंगे कि इसको मतलब इस फार्मूले को कैसे डिराइव्ड किया गया है, उसके पूरे प्रोसेस को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो माना एक गोला जिसके भीतर एक बिंदु आवेश क्यों रखा हुआ है। बिंदु आवेश या हम बोल सकते हैं काल्पनिक आवेश या परीक्षण धनावेश, जिसके भीतर एक क्यों आवेश रखा है जिसकी त्रिज्या r है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें छोटे छोटे 2 पॉइंट हम आपको समझा दें कि पहला पॉइंट ये है कि क्यों आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्यों आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप सभी जानते हैं 1/4πε0 Q/r होता है। ये शायद आप कूलाम के नियम यानी वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र में पढ़ चुके हैं। और दूसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि जो गोला होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ होता है, लेकिन गोले का टोटल सरफेस एरिया TA से जो होता है वो होता है 4πr²। इन 2 पॉइंट के माध्यम से या इन 2 पॉइंट का हेल्प लेके मैं 1/4πε0 इंटू क्यू प्रूव करेंगे। देखो, अगर ये परीक्षण धनावेश है तो परीक्षण धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी। और आप सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। तो क्षेत्रफल सदिश, अगर इस पर मैं एक टेंजेंट लाइन खींचूं, ऐसे टेंजेंट लाइन ड्रा करें, तो क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा, यानी ए का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप सब बोलेंगे ए का डायरेक्शन इधर होगा। तो ई और ए के बीच का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। इतनी बात आप समझ गए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि E बराबर EA cos थीटा होता है, जो कि हमने शुरू में ही आपको वैद्युत फ्लक्स में बताया है। तो हम जानते हैं वी नो दैट E इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा। और इसे सॉल्व करेंगे तो E के स्थान पर लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r²। ए क्या है, ए है गोले का TA से, यानी इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि देखो, वैद्युत फ्लक्स जो गॉस का प्रमेय था वैद्युत फ्लक्स में, वो किसी बंद पृष्ठ के लिए था। तो गोला एक बंद पृष्ठ होता है, तो बंद पृष्ठ के लिए हम यहाँ पे Q/r² हो गया, और यहाँ पे हम ए का मान जो रखेंगे वो 4πr² होगा। यहाँ पे रखेंगे 4πr² और यहाँ लिख देंगे cos 0 तो ये 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/ε0 इंटू क्यू, और cos 0 का मान एक ही होता है। तो यहाँ से ये हो गया गॉस के प्रमेय का निगमन। फिर से देखिएगा, हमने एक इमेजिन पॉइंट किया कि माना एक गोला जिसके भीतर एक बिंदु आवेश क्यों रखा हुआ है जिसकी त्रिज्या r है, और इसकी सहायता से हम फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू प्रूव करना चाहते हैं। तो हम जानते हैं क्यों आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 इंटू Q/4πε0 होता है। तो गोले का TA से हो जाएगा 4πr²। हम जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा फाई इज इक्वल टू E का मान 1/4πε0 Q/r², A का मान 4πr², cos थीटा 0 रखेंगे, r² से r², 4π कट गया, 1/ε0 इंटू क्यू। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को आपको याद रखना है और बाद में मैं इसका निगमन करूंगा। तो ये है गॉस के प्रमेय का निगमन।
अब इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं कि गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग क्या होता है, गॉस के प्रमेय को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, इस पॉइंट को हम डिटेल। तो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं, या गॉस के प्रमेय का निगमन। अब हम समझते हैं कि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग क्या है। तो गॉस की प्रमेय के 3 अनुप्रयोग हैं। उनमें से पहला अनुप्रयोग क्या है उसको हम डिटेल में आप हमको समझाने वाले हैं। एक समान रूप से, मान लो, ध्यान से समझना बात को अच्छे से, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार का वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। किसके सहायता से? गॉस के अनुप्रयोग की सहायता से हम लोग, या गॉस के प्रमेय की सहायता से हम एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देखो बात को समझो अच्छे से। देखो तो हमने क्या ले लिया, एक अनंत लंबाई का, देखो ये इधर भी अनंत है और इधर भी अनंत है, ध्यान से सुनना। हमने एक अनंत लंबाई का एक चालक तार ले, देखो इधर भी अनंत है इधर भी अनंत है, अनंत लंबाई का एक चालक तार ले लिया। अब देखो इसको हम थोड़ा सा लेट करके माने, माना एक समान रूप से आवेशित, माना एक समान रूप से आवेशित मतलब कि जो चालक तार है उसमें समान रूप से आवेश का वितरण है। माना एक समान रूप से आवेशित चालक तार जिसका रेखीय घनत्व क्या, तो रेखीय घनत्व क्या होता है, जैसे ध्यान से देखो, रेखीय घनत्व के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। जैसे ये एक रेखा है, अगर मान लो इस पर चार्ज है तो रेखीय आवेश घनत्व को सबसे पहले किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से। लेमडा इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एल, यानी यह लंबाई के तार पर यदि आवेश की मात्रा क्यू हो तो उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। या एल का मान 1 ले लो तो एकांक लंबाई के किसी तार पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे किस रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से। तथा उससे r दूरी पर, तो देखो इस पॉइंट से r दूरी पर बिंदु P स्थित है, इसी बिंदु पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ध्यान से बात को अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब इस मॉडल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। देखो तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इस चालक को एक बंद पृष्ठ के अंदर रखना है। क्यों? क्योंकि गॉस का प्रमेय लगाने के लिए हमें एक बंद पृष्ठ चाहिए। तो हमने एक बेलनाकार बॉक्स लिया या बेलनाकार एक वस्तु लिया जिसमें इस अनंत लंबाई के तार के कुछ हिस्से को उस बेलन के अंदर हमने रख दिया, और जहां बेलन की लंबाई को हमने मान लिया कि बेलन की लंबाई कितनी है, तो बेलन की लंबाई को एल मान लिया। अब देखो पृष्ठ क्या होता है, तो किसी वस्तु का पृष्ठ वह होता है जिसके सहारे वस्तु रुक सकती है किसी वस्तु के ऊपर। जैसे मेरे हाथ के ऊपर देखो ये बोतल है, तो इस बोतल का एक पृष्ठ ये हो गया, इस बोतल को हम ऐसे भी रख सकते हैं, तो बोतल का एक पृष्ठ ये हो गया, और इस बोतल को हम ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये बेलन में कितने पृष्ठ हुए, 1 2 3। तो किसी चीज में जितने पृष्ठ होते हैं उतने फ्लक्स होते हैं। तो अब एक चीज समझ सकते हैं कि एक फ्लक्स तो इस पृष्ठ पर होगा, इसका नाम हम दे दे रहे हैं φ1, और एक फ्लक्स इस पृष्ठ पर होगा जिसका नाम हम दे दे रहे हैं φ2, और एक ये भी तो एक पृष्ठ है, तो इधर भी एक फ्लक्स होगा जिसका नाम हम दे दे रहे हैं φ3। तो इस पृष्ठ पर कितने फ्लक्स हैं, 3। अब ध्यान देखना, कहीं पर फ्लक्स का मान निकालने के लिए वहां का क्षेत्रफल सदिश और वहां की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो बात को अच्छे से समझना, ये धनावेश है, अगर ये धनावेश है तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर होगी, यानी यहां ई की दिशा किधर होगी, इधर होगी। यहां पर भी ई की दिशा किधर होगी, तो आप बोलेंगे यहां पर भी ई की दिशा कहां होगी, तो आप बोलोगे ई की दिशा यहां होगी। यहां पर भी ई की दिशा कहां होगी, तो आप बोलोगे ई की दिशा होगी यहां। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी धनावेशित चालक से दूर होती है, उससे दूर जाती है, और ऋणावेश के कारण उसकी ओर होती है। ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब है कि φ2 की दिशा जो है, φ2 यानी दूसरे फ्लक्स के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, तीसरे फ्लक्स के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, और पहले फ्लक्स के लिए भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। इस बात को अगर आप समझ गए हैं तो अब हम आपको क्षेत्रफल सदिश समझाते हैं। जैसे मैं देखूं ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का क्षेत्रफल सदिश अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश देखें तो इसका क्षेत्रफल सदिश ये है, ये देखो इसका क्षेत्रफल सदिश यहाँ है, और इसका क्षेत्रफल सदिश देखो यहाँ है। देखो इस सिलेंडर का क्षेत्रफल सदिश यहाँ, और नीचे वाले फलक का या पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश यहाँ, और इसका क्षेत्रफल सदिश यहाँ। तो बात को अच्छे से आपको समझना है मेरे प्यारे भाई। हम बोल सकते हैं कि एक बात बताओ, ई इधर है लेकिन इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, तो आप बोलोगे क्षेत्रफल सदिश इधर होगा। तो इन दोनों बीच कोण कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। हम आशा करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब ध्यान देखना, इधर क्षेत्रफल सदिश देखो, ये रोल पाइप है, तो इस पाइप के अंदर जो क्षेत्रफल सदिश होगा
क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इधर होगा, यानी ए इधर होगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे 0 डिग्री होगा। अब यहाँ देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर होगा। एरिया वेक्टर अगर ऊपर होगा तो इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से मेरे प्यारे भाई थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। अब आपको हमने बताया था कि जो घन होता है, पृष्ठ होता है, घन के अंदर 6 सतहें होती हैं। तो 6 सतहों के अंदर कितने पृष्ठ होंगे, 6। वैसे बेलन के अंदर कितने पृष्ठ होते हैं, तो बेलन के अंदर 3 पृष्ठ, देखो टॉप, बॉटम और राउंड। तो यहाँ से अगर हम कुल फ्लक्स निकालें तो हम बोल सकते हैं कि बेलना कार आकृति का कुल फ्लक्स, बेलनाकार आकृति का कुल फ्लक्स अगर निकालेंगे तो एक चीज बताओ कितना है, φ1, φ2, φ3। तो हम बोल सकते हैं कि φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। इतनी बात आप समझ गए। अब यहां से अगर हम इसे सॉल्व करें तो आप बोल सकते हैं φ इज इक्वल टू φ1 का स्थान ई ए कॉस φ1, 1 का मतलब थीटा का मान यहाँ कितना है, 90 डिग्री। तो आप बोलेंगे यहाँ थीटा का मान है 90 डिग्री प्लस φ2 नीचे है, यहाँ भी थीटा का मान 90 डिग्री। तो आप बोलेंगे ई ए कॉस 90 डिग्री प्लस φ3 ई ए कॉस। कॉस इन दोनों के बीच कितना एंगल, 0। अगर ये दो हम इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। मतलब दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे cos 0 डिग्री। तो इस प्रकार से ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 वैल्यू 0, ओरिजिनल में ये बचेगा। तो φ इज इक्वल टू आ गया E इंटू ए। और इतनी बात अगर आप समझ गए तो हम लोग एक बात तो और जानते हैं कि φ इज इक्वल टू होता है 1/ε0 इंटू क्यू। इस बात से भी आप सहमत होंगे। अब अगर हम यहाँ से देखें तो बोल सकते हैं कि ई ए इज इक्वल टू फाई, अब फाई का स्थान पर रख सकते हो 1/ε0 इंटू क्यू। इस बात को भी आप समझ गए हैं। अब अगर यहाँ से हम ई इज इक्वल टू निकालें तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0 इंटू ए इंटू ऊपर है क्यू। अब आपको हम शुरू में ही बताए थे कि बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आप बोल सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया CA, जो CA से होता है वो होता है 2πr/h। लेकिन h यहाँ नहीं है, यहाँ लंबाई आपने कितना माना L, तो हो जाएगा 2πr/L। और इसी को हम लोग बोलते हैं A। पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन, तो हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/ε0। A का मान कितना है, तो आप A का मान बोलोगे, यहाँ से आप बोलोगे 2πr/L। अब देखो ऊपर क्यों है तो ऊपर क्यों को रहने दो। अब इसे और आगे सॉल्व करेंगे, देखो 2π को ε0 के साथ जोड़ दोगे तो 1/2πε0। अब देखो यहाँ पे बचा इंटू r। अब ध्यान से देखो इस क्यू को हम एक बॉक्स में कर रहे हैं और इस यल को एक बॉक्स में कर रहे हैं। अभी मैंने बताया था लेमडा बराबर क्या होता है, Q/L, रेखीय आवेश घनत्व। तो लेमडा बराबर Q/L। अगर इसे और अच्छे से लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं E बराबर 1/2πε0 इंटू r। इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, लेमडा। तो यहाँ लिख दो लेमडा। अब इस प्रकार आपका जो डेरिवेशन बनेगा अब देखो आप जानते हैं 1/2πε0 नहीं जानते, तो इसके स्थान पे ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दोगे तो नीचे हो जाएगा 1/4πε0। तो यहाँ हो जाएगा नीचे ऊपर नीचे 2 से गुणा करोगे तो यहाँ नीचे 1/4πε0। ऊपर जो अकेला लेमडा है वो कितना हो जाएगा, 2 λ/r। यही होता है फार्मूला, E बराबर 1/4πε0 2 λ/r। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। हम आशा करते हैं कि ये पॉइंट आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। कॉपी कर लीजिए। अब हम गॉस के प्रमेय में एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अनंत विस्तार की एक चादर, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चादर, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चादर का वैद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखो, अभी हम जो ज्ञात किए थे वो एक अनंत लंबाई का तार था। अब जो ज्ञात कर रहे हैं अनंत विस्तार का एक समान आवेशित चादर का वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। देखो हमने एक चादर लिया जिसका विस्तार क्या है, अनंत है। तो हमने एक अनंत विस्तार का एक चादर लिया, तो अनंत विस्तार पर निकालना, देखो कोई चीज अनंत है तो उस पर किसी चीज को फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो हम एक चादर का एक हिस्सा ले रहे हैं, मान लो ये चादर का कोई हिस्सा है। ध्यान से सुनना, ये चादर का हिस्सा है तो निश्चित रूप से इसमें लंबाई है, मतलब इसकी त्रिज्या है। और इतने बड़े होल को ध्यान सुनना, अगर इसको हम एक टिफिन के अंदर रख दें, बहुत अमेजिंग पॉइंट बता रहे हैं,
जैसे आप क्या करते हैं, अगर एक बेलनाकार टिफिन है और उसके अंदर एक रोटी रखते हैं, तो रोटी की क्या है, एक इमेजिन करें तो रोटी की मोटाई नहीं है, तो इस चादर को हमने एक होल मतलब एक टिफिन के अंदर रखा है। तो इस देखो ये धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, लेकिन ऊपर नहीं होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर हम इस चादर में देखें, इमेजिन करें, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, तो आप कहोगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। और आप देखेंगे इस चादर का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इधर होगा। तो इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा भैया, एरिया वेक्टर भी इधर होगा। इस बात को आप समझ गए। फिर से देखना, इस चादर को जो एक समान रूप से आवेशित है, इसको एक टिफिन के अंदर रखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और धनावेश है तो धनावेश वैद्युत क्षेत्र दूर होगा। तो E और A के बीच में यहाँ थीटा का मान कितना लोगे, 0 लोगे। एकदम बात समझ गए होगे। अगर यही काम हम इधर कर दें तो इधर के लिए भी क्या होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर होगी। लेकिन इस बार जो एरिया वेक्टर होगा, अगर इसको टिफिन में रखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर इसके लंबवत होगा। तो यहाँ जो एरिया वेक्टर होगा ये इधर होगा, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ पे हम वैद्युत फ्लक्स निकालने जा रहे हैं। आपको ध्यान से सारी बात को समझना है क्योंकि ये दोनों डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम चादर का कुल फ्लक्स निकालें, चादर का कुल फ्लक्स, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ का फ्लक्स मान लो क्या है, φ1, यहाँ का फ्लक्स क्या है, φ2, और यहाँ का फ्लक्स क्या है, φ3। तो कुल फ्लक्स हो जाएगा φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो एक बात बताओ, φ1 बराबर, φ1 का मान यहाँ से कितना होगा, तो φ1 है देखो EA cos थीटा, cos थीटा का मान 0 डिग्री, तो यहाँ से लिख देंगे EA cos 0 डिग्री प्लस φ2 का मान यहाँ से निकालें तो φ2 क्या है, ये है EA के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों किधर है, एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ भी हो जाएगा EA cos 0 डिग्री। अब प्लस φ3 का मान निकालेंगे तो φ3 देखो, φ3 में E इधर है, A उधर है, बात को समझो। φ3 में अगर निकालेंगे तो E इधर है, A इधर है, तो डिग्री कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा EA cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से अगर और इसे सॉल्व करें तो हम बोल सकते हैं φ इज इक्वल टू EA cos 0 का मान 1 का गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, EA cos 0 का मान 1, तो यहाँ से हो जाएगा φ इज इक्वल टू 2EA। अब हम लोग इस बात को तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम जानते हैं कि φ इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। अगर यहाँ पे रख दें इस बात को तो क्या रिजल्ट आएगा, तो आप बोलेंगे EA बराबर 1/ε0 इंटू Q। अगर यहाँ से E बराबर निकालें, ध्यान से सुनना, E बराबर निकालें तो E बराबर हो जाएगा 1/ε0 इंटू 2 इंटू A, और यहाँ से हो जाएगा ये Q होगा। अगर इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो हम इस बात को एक बार फिर से देखना। अगर आप लोग जानते हैं कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है वो होता है सिग्मा बराबर, ध्यान से सुनना, सिग्मा बराबर होता है Q/A, यानी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो अगर यहाँ से हम इसे सॉल्व करें तो E बराबर हो जाएगा 1/2ε, आप बोल सकते हो कितना, 2ε। और देखो इधर लिख सकते हैं Q/A, और Q/A को अगर और अच्छे से सॉल्व करें तो E बराबर 1/2ε इंटू सिग्मा। तो यहाँ से फार्मूला निकल के आएगा अब σ/2ε0, यही होता है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चादर का वैद्युत क्षेत्र। फिर से देखो बात को अच्छे समझो, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चादर का वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए माना एक अनंत विस्तार की चादर जो एक समान रूप से आवेशित है, चादर से r दूरी पर बिंदु P पर स्थित है, r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो मैंने एक चादर लिया और इससे इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर थी, एरिया वेक्टर इधर था, थीटा का मान 0, एरिया वेक्टर इधर था, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता थीटा का मान 0, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, एरिया वेक्टर ऊपर, थीटा का मान 90। तो चादर का कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो चादर का कुल फ्लक्स हो जाएगा φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो φ इज इक्वल टू EA cos 0 प्लस EA cos 0 प्लस EA cos 90। तो cos 0 का मान 1 इसमें गुणा करेंगे 1 होगा, cos 0 का मान 1 गुणा करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे 2EA बराबर φ। तो 2EA बराबर 1/ε0 इंटू Q, क्योंकि हम जानते हैं गॉस के प्रमेय यहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि गॉस के प्रमेय से अनुप्रयोग कर रहे हैं ना, गॉस का प्रमेय लगा के।
तो 2E बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, तो E बराबर हो जाएगा 1/ε इंटू 2 इंटू ए। तो इस बात को हम लोग जानते हैं सिग्मा बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो E बराबर 1/2 पाई ε0 क्यू अपान ए, तो E बराबर 1/2 पाई ε0 इंटू सिग्मा। तो इस बात को बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ दूरी नहीं है, तो जब दूरी नहीं है तो दूरी को हम यहाँ बोलेंगे दूरी का कोई महत्व नहीं है। लेकिन एक चीज जानते हैं, जहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा को बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और अभी जो डेरिवेशन के थे लेमडा जो आया था उसको बोलते हैं हम लोग रेखीय आवेश घनत्व। तो मेरे प्यारे भाई, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा और आप अपने सभी मित्रों को, अपने साथियों को इस चैनल से जोड़िए। और 20 मार्च से नया बैच इवनिंग में और मॉर्निंग में, इवनिंग में आपका 2 से 6 और मॉर्निंग में 8 से 12 बिल्कुल नया बैच है। और शाम वाला बैच बिल्कुल मॉडरेट तरीके से चला जा रहा है, जिसमें सभी सब्जेक्ट अलग अलग टीचर द्वारा। और सुबह वाले बैच में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों आप हमसे पढ़ सकते हैं और आप इंग्लिश अजीत पाल सर से पढ़ सकते हैं। और हिंदी भी आपकी प्रॉपर वे पे रेगुलर चलाई जा रही है। तो 5 विषय आपको किसी संस्था में इतना बेहतर तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा। तो मैं आपको बिल्कुल एक रिक्वेस्ट से बोल रहा हूं कि आप 10 दिन 15 दिन का डेमो क्लास लेके और निश्चित रूप से संस्था से जुड़िए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।